जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। आसमान कम परिंदे ज्यादा है, ओ जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। खुशी का हिस्सा, गम का हिस्सा, घूट का हिस्सा, दम का हिस्सा, जख्म और मरहम का हिस्सा, दिल फरोशी का ये किस्सा। जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा है, जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा है। रात को मौसम दिन में खुदा सा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। जाने हम पे कौन सी ऐसी तोहमत है, समझ न पाए अब है ये आदत है। मलमल में लिपटे हैं फिर भी बिखरे हैं, बस ये जाम हमारा है हम इसके हैं। यूं तो मेरा दर्द ही एक दवा सा है, यूं तो मेरा दर्द ही एक दवा सा है। हर घड़ी जिंदा हर दिन नया सा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। हाय दोस्तों, मैं आ गई हूँ वापस अपने पॉडकास्ट एपिसोड में। और आपको मेरे थॉट्स तो पता चल गए होंगे। मेरे थॉट्स यही हैं, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। ये गाना मैंने पहली बार सुना 2 या 3 दिन पहले ही, अपने आप ही बज पड़ा। इसको पता चल गया था शायद कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जो गाना है, ये इसका जो म्यूज़िक दिया है और ये जो लिरिक्स जो लिखा है, उनका नाम है आर्को। और जिन्होंने गाया है उनका नाम है विपिन अनीजा। इसमें जो पियानो बजाया है और प्रोग्रामिंग की है उनका नाम है आदित्य देव। फ्लूट बजाया है निर्मलया हमतू दे ने। ट्रम्पेट बजाया है किशोर शोधा ने। और मिक्स और एंड मास्टर किया है पृथ्वी शर्मा ने। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये बता देता है मेरी मनोस्थिति को और शायद आपकी भी मनोस्थिति को कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इस मूवी का नाम है जज़्बा, जो कि मैंने नहीं देखा है। और इसमें है ऐश्वर्या राय बच्चन और इरफान खान। इरफान खान का जब ज़िक्र आता है तो उनका बर्थडे था 7 जनवरी को। सो जिन जो हमने मिस कर दिया, जो मैंने उनको याद नहीं किया। तो थैंक यू सो मच इरफान खान, आप जहाँ भी हैं। यू आर ऑसम एंड यू विल ऑलवेज स्टे ऑसम। इसके बाद हम ज़िक्र करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, हम मेरी मनोस्थिति का। तो मैंने दिल्ली क्राइम देखा, जो कि 2000 आई थिंक 19 में आ गई थी, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि वो निर्भया पे है। फिर मैंने देख लिया टिंडर स्विंडलर, जो कि टिंडर और बाकी डेटिंग ऐप्स पे है और जिसमें लोग कैसे एक दूसरे को पागल बना रहे हैं।
उसके बाद मैं थोड़ा कहते हैं ना उत्तेजित हो गई। तो मैंने क्या देख लिया, मैंने पहले देखा हुआ था पर मैं वापस से जाके फिर से देखा, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि हम क्यों बार बार बेवकूफ़ बन जाते हैं, और हम इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे होते हैं और इतने सांझे हुए होते हैं, पर फिर भी हम जाके ना कहीं पे, हर इंसान की आप कहानी सुन लीजिए, वो कहेगा मैं तो यहाँ पे बेवकूफ़ बन गया था। तो क्यों बन गए थे हम बेवकूफ़? तो मैंने देख लिया बैड बॉय बिलियनेयर्स, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, डॉक्यूमेंट्री है। उसके 3 एपिसोड्स हैं। विजय माल्या पे है वो, नीरव मोदी पर है, शाहराश्री पर है, और एक और जो आने वाला है सत्यम कंप्यूटर्स के ऊपर आने वाला है, जिस पे अभी केस चल रहा है, तो वो रुका हुआ है। इवन शाहराश्री वाला जो एपिसोड है वो भी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद आया है। तो ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता उनके बारे में बात हो। तो ये सब देखने के बाद क्या पता चलता है, मैं लोगों पर फोकस नहीं करना चाहती, मैं मुद्दे पे फोकस करना चाहती हूँ कि ये सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये सारे लोग जब ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं या कुछ कमाल कर रहे हैं, तो इनके साथ सब खड़े हैं। सब में मैं भी हूँ। मतलब मैं कौन हूँ? मैं इस देश का एक हिस्सा हूँ, एक एटम हूँ, एक मॉलिक्यूल हूँ। हम सब शामिल हैं, हम सब ताली बजा रहे हैं, हम सब खुश हैं। जब हमारे क्रिकेटर्स ने जर्सी पे सहारा पहना तो हमने कहा वाह 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 वाह। हमने जब देखा कि इतने लोग इकट्ठा होकर नेशनल एंथम गा रहे हैं शाहराश्री के साथ, तो हम बोले वाह वाह, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हम जब सहारा मॉल गए, हम बोले वाह 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 वाह। हम जब किंग फिशर एयरलाइंस में चढ़े, हमने बोला वाह वाह। जब हमने नीरव मोदी का शोरूम देखा, हमने बोला वाह वाह। जब नीरव मोदी ने इतना सुंदर सा वो डायमंड नेकलेस बना दिया जो कि लोटस टाइप का था, जिसके लिए उनको उसको ऑक्शन कवर पेज पे ऑक्शन के लिए डाला गया, जहाँ पे उनको क्रिस्टीन से खुद फ़ोन आया, तो हमने बोला वाह वाह। हर चीज़ में हमने बोला वाह 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 वाह। और बाद में क्या हुआ, हम सब इकट्ठे डूब गए। मेरा ये मानना है कि अकेले कोई इंसान नहीं डूबता, पूरी, कहते हैं ना, पूरी बिरादरी, पूरी देश को लेके डूबता है। क्योंकि जिसका भी पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा है, वो सब डूबा। हम सब एक साथ इकट्ठे गरीब हुए। और हम सब, जब तुम सपना देख रहे थे तो हम तुम्हारे साथ थे उस सपने में, पर जब कश्ती डूबी तो एक ही इंसान का नाम आता है। हमने भी ऐसा बनाया हुआ है। तो मुझे एक ख्याल आया कि हम क्यों बार बार बेवकूफ़ बनते हैं? क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमें पागल बनाता है वो ऐसा दिखता है। हमने ना एक स्केच बनाया हुआ अपने दिमाग में, वो ऐसा होगा, वो बुरा होगा। नहीं, जो कलयुग की बुराई है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो सतयुग की बुराई नहीं है। वो रावण जैसा नहीं दिखता, वो कुंभकर्ण नहीं दिखता, वो राम ही दिखता है। वो उस उनसे ज़्यादा इमोशनल कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा पूछने वाला कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा ज्ञान की बातें करने वाला कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा लैंग्वेज पे कमांड किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी किसी की नहीं है। शब्दों का प्रयोग से लेकर कैसी बात को कहाँ पे रखनी है, तो मुस्कुराना कब है, सब कुछ उनका परफेक्ट है। वो हमारे बीच ही हैं, वो हमारे घर में हैं। और कोई भी चीज़ जब तूफ़ान बनती है, उससे पहले उस तूफ़ान की शुरुआत 10 साल पहले से हो चुकी होती है। पर जो भी हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मैं अपने पति को नहीं बोल सकती तुम गलत हो, मैं अपने बच्चे को नहीं बोल सकती तुम गलत हो, मैं अपने पिता को नहीं बोल सकती, मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बोल सकती, मैं किसी को नहीं बोलूँगी तुम बुरे हो। क्यों? क्योंकि मुझे सबके साथ मिलकर चलना है। अगर कोई भी इंसान आगे बढ़कर किसी को रोक लेता, जो कि मैंने बिग बुल में देखा, कि जब बिग बुल मूवी जो अभिषेक बच्चन की है, और ये सारी चीज़ें, ये जो सारे सीरीज़ की मैं बातें कर रही हूँ या मूवी की बात कर रही हूँ, ये 1.5 साल पुरानी बात है, कम से कम 1 या 1.5 साल पहले आई थी ये सारी, एक्सेप्ट टिंडर स्विंडलर जो अभी आई है। तो इनमें क्या खासियत है? इनमें खासियत ये है कि जहाँ बिग बुल की बात करी, उसमें मैंने देखा कि जो भाई है बिग बुल का, वो बोल रहा है बिग बुल को कि रुक जा रुक जा। वो नहीं रुका, तो उसने जाके कंप्लेन कर दिया, जिसके वजह से, कंप्लेन नहीं किया, एक तरीके से उसको एक्सपोज कर दिया। तो वो बात वहाँ पे रुक गई जैसे भी। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम पहले ही रोक दें तो क्या कुछ चीज़ें आपको लगता है कि सुधर जाएंगी? क्या आपको लगता है बेड़ा गर्क होने के पहले हम बच जाएंगे? लोगों के साथ गलत होने के पहले कुछ रुक जाएगा?
और ये सारे जो लोग हैं वो हाईली एम्बिशियस हैं, बहुत एस्पिरेशंस हैं, कमाल करना चाहते हैं। और बिल्कुल सही है, वो सबके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अकेले थोड़ी ना खा रहे हैं। वो पार्टी रखते हैं तो सारी बड़ी हस्ती जाती है उस पार्टी में, उनके दोस्त जाते हैं, पर वो जब जेल जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं जाता। तो ये तो हम कह रहे हैं कि ये दुनिया की रीत है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हम इसको बहुत छोटे लेवल पे रोक सकते हैं, या ये ऐसे ही चलता जाएगा? मतलब मैं तो ये बैठ के सोच रही थी कि और कौन कौन से लोग अभी तैयार हो रहे हैं जो रोज़ चोरी कर रहे हैं, पर कोई उनकी चोरी को अनदेखा कर दे रहा है। और जब मैं ये नीरव मोदी वाला केस देख रही थी तो मैं देखती हूँ कि एक क्लर्क पकड़ा गया, और उस क्लर्क ने बहुत अच्छी सी बात बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, बॉस ने बोला तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है, पर मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप क्यों पकड़े गए। आप इसलिए पकड़े गए ताकि दुनिया का आगे चल के कोई चपरासी, कोई माली, कोई क्लर्क, कोई झाड़ू मारने वाला ये ना सोचे कि उसके अंदर शक्ति नहीं है सच बोलने की। अगर कोई एक इंसान ने जाके भी बोल दिया होता ना, सिर्फ इतना बोल दिया होता कि मुझे ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हो सकता है आप दबा दिए गए होते। मैं नहीं बोल रही कि आप कमाल कर देते, क्योंकि जब जर्नलिस्ट दबा दिए जाते हैं, जब इतने लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है, तो आपकी भी दब जाती। पर आप अच्छा फील करते, आपके पास एक प्रूफ होता, आप बोलते कि मैंने आवाज़ उठाया था। पर हम अपने जीवन को इतना पक्का करते हैं, हमें वो फेरी टेल वाली लाइफ चाहिए अपनी, दूसरों की नहीं। उसको हम पकड़ के रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम कहते हैं ऑफिस में करप्शन है, बॉस ने बोला कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो 10 लोग हैं ना, उन्होंने अपना पक्का कर लिया, अपनी सैलरी, अपना बोनस, अपना इंक्रीमेंट, अपना सब कुछ। उसने अपनी नौकरी पक्की कर ली अपने दिमाग में। और फिर जब हम पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम चीख चीख कर भगवान को पुकार रहे हैं कि हम पे मेहर कर दे। तो मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि आज आप बैठें और 1 मिनट से लेके 10 मिनट और 10 मिनट से लेके 50 मिनट तक अगर आप बैठ पाएँ, बैठ कर ज़रूर सोचें कि वो कौन कौन सा इलाका था आपके जीवन का जहाँ पर आप आवाज़ उठाते तो शायद कुछ हो जाता। बिकॉज चैरिटी बिगिनस एट होम। अगर चैरिटी बिगिनस एट होम का मुझे यही समझ आता है कि अगर आपको नेकी करनी है तो अपने आसपास करनी है, अगर आपको दान करना है तो अपने आसपास करना है, अगर आपको रोकना है तो अपने आसपास के लोगों को रोकें। और अगर आपको लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप गलत हैं। हर एक चीज़, हर एक ना, हर एक हाँ से फ़र्क पड़ता है। हर एक उस मिनट से फ़र्क पड़ता है जो आपने सोच लिया कि आप संसार को देंगे। अब मैं कहूँ कि मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड क्यों बनाऊँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ मैं बना रही हूँ, ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरे भारत देश की ना और मेरे पूरे संसार की जागृति रुक जाएगी। कोई कुछ ना कर पाएगा मेरे बिना। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि सब ऐसा सोचें। और जो ये गाने की पंक्तियां हैं, जाने तेरे शहर में, कितना सही बोला है। जितना बड़ा आकाश नहीं है उतने परिंदे हैं। सीरियसली, जितना पैसा नहीं है उतना हम लूट रहे हैं। खाने को मिल नहीं रहा पर हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, और हम रोकते नहीं हैं। कोई रोकता नहीं है, सब उसकी चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में इनवाइट करते हैं तो लोग उनसे उसकी चर्चा कर रहे हैं। भाई आप कहाँ थे जब रोकना था? आप कहाँ थे? आज भी आपके कपड़े उतने ही औसम लग रहे हैं, आप उतने ही औसम लग रहे हैं, आपका लैंग्वेज भी उतना ही औसम है, आप बिल्कुल ऊपर से नीचे कमाल लग रहे हैं। पर है आप में दम कि आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने ऑफिस में कोई एक गलत काम होते हुए को आउटराइटली रिजेक्ट कर दें, मना कर दें। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बोलिए कि नहीं मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। मैंने किया था, मैंने कई बार किया है, और मैं बुरी भी बनी हूँ, पर मैं खुश हूँ। ऐसे भी मिस कंजीनियलिटी या मिस्टर कंजीनियलिटी अवार्ड तो नहीं मिलता, मिलता भी है तो मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए, थैंक यू सो मच। मुझे रात को बढ़िया से सोना है। अब जब मैं दिल्ली क्राइम देख रही थी तो मैंने क्या देखा कि बहुत छोटी सी बात है कि वो जो दोस्त है उसमें वो बहुत कुछ कर सकता था, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसने नहीं किया। वो जो लोग थे जिन्होंने वो गलत काम किया, उनको ये एहसास हुआ कि हमें तो पब्लिक ही मार डालेगी तो हम पुलिस के साथ हो जाते हैं।
कितनी अच्छी सोच है। उसके बाद वो अंदर जाकर अपनी माँ को याद कर रहा है। अब आप देखिए, मतलब मुझे समझ नहीं आता, वो अपनी माँ को याद तब कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? उन्हें अगर जनता से इतना डर लग रहा है तो वो पहले क्यों नहीं अपने आप को सुधार पाए? वो जो दोस्त है जो कुछ कर सकता था, जिसने नहीं किया, उसको ये ख्याल क्यों नहीं आया? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये तो होना ही था, हमारे ही कर्म है जो आगे आ गए होंगे। पर हमें बुद्धि दी है, हाथ दिए, पैर दिए हैं, सब कुछ दिया, क्या करने के लिए दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे पक्का लिखें। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofani.in, BLINKOFANEYE.in। दूसरी बात जो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैंने टिंडर स्विंडलर देखा कि टिंडर पे या बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे या कहीं पे भी जो लोग धोखा दे रहे हैं, और धोखा ये मत सोचिए बड़ा ही होता है, धोखा छोटा होता है। धोखे में बहुत कुछ आता है। अगर मैंने आपको कोई झूठ बोल दिया तो वो भी धोखा ही है। आज वो धोखा नहीं बना, बाद में वो धोखा बन जाता है। तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं पता किसी को कौन सही है कौन गलत है। और उस पर मैंने तो पहली बार देखा टिंडर, तो उसमें मैंने देखा कि टिंडर पे वो लिंक डाल रहे हैं इंस्टाग्राम का, और लोग गूगल कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन है ये इंसान। और डिजिटल वर्ल्ड इतने ऊंचाइयों में पहुंच गया है कि आप कभी भी नरेंद्र मोदी के बच्चे बन सकते हैं, आप कभी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। अपने एक इलाके में, अपने एक नेटवर्क में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो वो बन गए किसी डायमंड, बड़े से डायमंड के जो बिजनेसमैन के बेटे बन गए हैं वो, और वो लोगों को पागल बना रहे हैं। अब आप देखिए, वो पागल बना रहे हैं तो बुरे नहीं लग रहे। उनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा इमोशनल कोई नहीं है, कोई अच्छा नहीं है उनसे ज़्यादा। वो इस जनरेशन को जो चाहिए, सच्चा प्यार, विश्वास, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, कनेक्शन, फ्लावर्स, चॉकलेट, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, गिफ्ट्स, जो भी चाहिए वो सब दे रहे हैं। बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इन सारी चोरियों में कि लोग अपने प्रॉब्लम्स छुपाते नहीं हैं, बहुत ही प्यार से बोल देते हैं कि आप आगे से बोलो बस हो गया काम, आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरी चोरी को। आपने क्यों, कब, कैसे नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा कि ये बोल रहा है तो ये जेन्युइन है, ये नहीं बोलता तो ये नॉन जेन्युइन होता है। एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे लॉज रिवाइज हो रहे हैं ना, हमारे थियोरीज भी रिवाइज होने चाहिए, हमारी सोच भी रिवाइज होनी चाहिए। कभी कोई चोर नहीं बोलता मैं चोर हूं, कभी कोई चोर 100 प्रूफ होने के बाद नहीं बोलता कि मैं चोर हूं। आप कुछ भी देख लीजिए, लोग यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जितना भारत से प्यार है उतना किसी को नहीं है। मैं जितना लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कोई नहीं सोचता। ये जो चोरी भी होती है वो रातों रात नहीं होती, काफ़ी टाइम के बाद होती है। पहले हम आपको बहुत खिलाते हैं, पिलाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, आपका पूरा विश्वास जीतते हैं, इतना विश्वास जीतते हैं कि आप बिल्कुल जैसे आप मर जाएंगे मेरे बिना, मैं ही हूं जो हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके बाद हम आपको धोखा देते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है जब आप अपने आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास करें? अगर आप पैसे का किसी और को देकर किसी और पे विश्वास कर सकते हैं तो क्या आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या अब भी हम अपने अंदर की शक्ति नहीं जगाएंगे और हम रोज़ धोखा पाएंगे, रोज़ धोखा देंगे, रोज़ इन चीज़ों को होते हुए देखेंगे? और मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो जाती है कि पता नहीं अब और कितने और आगे तैयार हो रहे होंगे, जो वो ऑलरेडी छोटे लेवल पे चोरी कर रहे हैं उनको कोई ढक रहा है। अब वो एक दिन बड़ा बन जाएगा तो वो आ जाएगा न्यूज़ में। पता नहीं टिंडर में कितने टिंडर स्विंडलर बैठे हैं, पता नहीं फेसबुक पे कितने स्विंडलर बैठे हैं, मतलब मुझे नहीं पता। हर घर में, हर चौराहे में कोई ना कोई बैठा है जो दूसरे को धोखा देकर अपने आप को कलयुग में पक्का करना चाह रहा है। तो क्या हम अपने आप को उन लोगों से बचा सकते हैं? और वो बहुत ज़रूरी है बचाना, क्योंकि ये तो बहुत गलत होगा कि दिल्ली में कुछ हुआ तो हम बोले दिल्ली पुलिस देखेगी,
सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सीबीआई तक बात पहुंचेगी, हम वेट करेंगे, तब तक पकने देंगे उस चावल को, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। सेबी के अंडर आ गया तो सेबी में पहुंचेगा तो सेबी न्याय करे। अरे हम भी तो कर सकते हैं अपने लेवल पे, उस छोटे लेवल पे, बशर्ते कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, बशर्ते हम सोचें कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक डिफरेंस ला रहा है इस सोसाइटी में। तो बस मुझे लगता है मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बोल दिया है, आपको मेरी बात तो समझ आ गई होगी, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाकी जब मैं दिल्ली क्राइम देख रही थी तो मुझे कुछ किरदार बहुत अच्छे लगे और मुझे ये सीरीज़ ही बहुत अच्छा लगा। और सच कहूँ तो शेफाली शाह मेरे मुंह से निकलता नहीं, हमेशा शेफाली छाया ही निकला, क्योंकि बचपन में हमने उनको एज शेफाली छाया देखा। वो बहुत ही उम्दा हैं, कलाकार हैं, और मतलब बहुत मज़ा आया उनको देखकर कि वाह, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए और वापस से कमाल करने के लिए। और उसमें कौन थे दिल्ली क्राइम में? उसमें अनुराग अरोरा थे, जो कि वो पुलिस बने हैं। और दिल्ली क्राइम में बहुत ही अच्छा सा सीन है मुर्गे वाला, जिसमें वो बिहार जाते हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में छपरा नाम के गांव में, और वहाँ पे उनकी ना बड़ी खातिरदारी हो रही है, और उस खातिरदारी में उनको एक मुर्गा लाकर जा रहे हैं। वो मुर्गा तो जो बिहार के वो जो पुलिस हैं वो बोल रहे हैं हम आपको बासी खाना नहीं खिला सकते, तो हम जा रहे हैं इस मुर्गे को काटने और फिर आप खाएंगे अच्छा सा खाना। तो वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे सोल के लिए, मेरे लिए प्लीज़ तुम इस मुर्गे को छोड़ दो, और मैं तो वेजिटेरियन हूँ। पर वो सुन नहीं रहे, वो ज़बरदस्ती उनको मुर्गा खिलाने पे तुले हैं। तो बहुत ही हंसने वाला सीन है। और अनुराग अरोरा ने, मैं कहूँगी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अनुराग अरोरा, अगर आपको ध्यान ना आए तो मैं बता दूं, वो यमुनानगर हरियाणा से हैं। और वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, वो प्रोड्यूसर हैं। वो दिखे थे आपको मूवी दंगल में, आपको कबीर सिंह में दिखे थे, रईस में दिखे थे, फुकरे में दिखे थे, ओए लक्की ओए में दिखे थे, रेस 3 में दिखे थे, और नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी स्केट गर्ल, उसमें भी दिखे थे। तो ये थिएटर एक्टर हैं, और इनको हाइकिंग, वॉकिंग और मुंबई की बारिश का बड़ा ही शौक है। और मैं किससे प्रेरित हुई जब मैं दिल्ली क्राइम देख रही थी? मैं यशस्विनी दायमा से प्रेरित हुई, जो कि आपको दिखी होंगी आलिया भट्ट की दोस्त के रूप में डियर जिंदगी 2016 में आई थी। उसमें इन्होंने सेंट जेवियर से पॉलिटिकल साइंस किया है। और ये किसकी बेटी हैं? ये रामकांत दायमा की बेटी हैं, जो कि एक्टर हैं। अगर आप गूगल करेंगे उनकी शक्ल सामने आएगी तो आप बोलेंगे कि ओ वाह, इनको तो हम जानते हैं। तो ये उनकी बेटी हैं, और इन्होंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स भी किए हैं, एयरटेल, 4G, हाइक, माइक्रोमैक्स, कोका कोला। तो ये भी बहुत फेमस है। और मैं किससे प्रभावित हुई? गोपाल दत्त से, जो कि एक्टर हैं, राइटर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। ये नैनीताल के हैं, ये यूट्यूबर हैं। ये वही हैं। गोपाल दत्त कौन है? अच्छा सॉरी, यशस्विनी दायमा कौन है जो बेटी बनी है शेफाली शाह की? और गोपाल दत्त कौन है? गोपाल दत्त वो पुलिस हैं जो बोलते हैं कि मैं तो टीचर बनना चाहता था, मेरी बीवी के साथ तो धोखा हो गया। तो वो कहाँ दिखे थे? वो दिखे थे मुझे कुछ कहना है मैं 1999 में। फिर वो तेरे नाम में दिखे थे। वो एक सीरियल में दिखे थे जिसका नाम था गोदान 2006 में। वो शुभ मंगल सावधान में दिखे 2017 में। और वो लव पर स्क्वायर फुट में दिखे 2018 में। वो भी एक NSD पास आउट है, उन्होंने NSD पास आउट किया 1999 में। इसके अलावा विनोद शरावत, यस। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे खुश हो जाऊं और कितनी खुश हो जाऊं। मुझे इतना मज़ा आया विनोद शरावत को देखकर इतने वक्त बाद। वाओ। तो वो एयरफोर्स स्कूल गए थे, अगर आप उनको गूगल कर लेंगे आपको शक्ल देखते ही याद आ जाएगा कि ओ, इनको तो हमने कई बार देखा है। वो डिटेक्टिव सीरियल जोश में दिखे थे, और वो एक गेम शो में दिखे थे जिससे वो बहुत पॉपुलर हुए थे, जो कि था ब्लफ मास्टर। तो आई एम श्योर आपको याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और ये श्याम बेनेगल की मूवी जुबेदा में दिखे थे।
और मैं चाहती हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब जो भी आर्टिस्ट हैं, मुझे बहुत वक्त लग जाता है आपका इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए। तो ठीक है, विकिपीडिया ना सही, पर मेरे ख्याल से विकी नाउ या कुछ करके एक साइट है, उस पर आप अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। आप IMDb में मैं जब जाती हूँ तो आपकी प्रोफाइल सब कुछ भी अपडेटेड नहीं है। आप प्लीज़ उसको शिद्दत से अपडेट करें, क्योंकि कोई यहाँ पर पढ़ रहा है। और आप, मुझे नहीं पता NSD का कोई डेटाबेस है कि नहीं, अगर है तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं कहाँ जाकर आप लोगों के बारे में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। पर हमें पढ़ना तो पड़ता है याद करने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा अगर मैं पढ़ सकूं। अ, और किसका ज़िक्र करना चाहूँगी मैं, हाँ, वो एक पुलिस ऑफिसर जो कि आती हैं और इंटर्नशिप में होती हैं, ट्रेनिंग में होती हैं, और उनका नाम क्या है, राशिका दुग्गल, जो निर्भया के साथ होती हैं, जिन्होंने वो किरदार को निभाया है, जो हॉस्पिटल में होती है। वो कहाँ से हैं? वो हैं जमशेदपुर, बिहार से। उनको उर्दू पोइट्री का शौक़ है, गाना सीखने का शौक़ है, पॉडकास्ट सुनती हैं, और वो खुद एक पॉडकास्ट में आई हैं। तो राशिका दुग्गल, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, और आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को या मेरे किसी भी पॉडकास्ट को ज़रूर सुनें। ये 2010 से काम कर रही हैं, और इन्होंने नीति का रोल किया था क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म किस्सा में। और राशिका दुग्गल के जो हस्बैंड हैं वो भी एक्टर हैं, और वो IIM अहमदाबाद पास आउट हैं, जितना मुझे पता है। वो न्यूयॉर्क में जॉब कर रहे थे, और अचानक उनको एहसास हुआ कि नहीं, उनको ना एक्टिंग करनी है। तो इतना गट्स तो बड़े कम लोगों में है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी दिल की आवाज़ सुनी। इनको राशिका दुग्गल को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हमीद के लिए, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में। इनको मिर्ज़ापुर के रोल के लिए भी नॉमिनेशन मिला। ये मेड इन हेवन में के भी एक सीरियल में दिखी, और इन्होंने 2018 में नंदिता दास की बायोग्राफिकल मूवी मंतो में भी काम किया। और इनका जो पॉडकास्ट एपिसोड था, ये जो पॉडकास्ट टाइटल था, उसका नाम था अनकोविडेबल, 2020 में आया था, और ये विकीनिया डिलन के द्वारा क्रिएटेड था। जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम था विकीनिया डिलन। एक ख्याल आता है मेरे मन में बार बार, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा फील होता है, कि जब कोई चीज़ हमें छोड़ना पड़ता है, या जब कोई चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं और हम उसको छोड़ नहीं पाते, तो आप उससे कैसे जूझते हैं? मतलब एक तो हो गया कि हैबिट हो गया कि मुझे सिगरेट नहीं पीना, मुझे सिगरेट छोड़ना। एक होता है कि कुछ चीज़ होती है, कुछ यादें होती हैं, कोई इंसिडेंट होता है, कोई मौका होता है, कुछ होता है जो हम छोड़ना चाहते हैं। तो और आप बहुत कोशिश कर लेते हैं, आपने दुनिया की सारी कोशिश कर ली, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये ख्याल आया मेरे मन में, और मुझे लगा कि मैं इसका ज़िक्र पॉडकास्ट एपिसोड में ज़रूर करूं, और कोई तो होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएगा। तो प्लीज़ मुझे ईमेल ज़रूर करें। और मैं किसका ज़िक्र करना चाहूँगी? जैसे कि मैंने कहा कि मेरी फेवरेट हैं शेफाली शाह, और उन्होंने क्या किया था, उनको एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड मिला हुआ है। उनको बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड मिला दिल्ली क्राइम के लिए, और उनको 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल मिला। उनको 2007 में टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में गांधी माय फादर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। वो 1999 में सत्या में दिखी, 1995 में रंगीला में दिखी, जो कि उनकी डेब्यूट फिल्म थी, पहली फिल्म थी। वो 1996 में बहुत ही अच्छे टीवी सीरियल में दिखी थी, हसरतें, जिनके लिए जिसमें वो आई थिंक 95 या 102 एपिसोड्स के बाद आई थी, उससे पहले कोई और था, और उसके लिए उनको मिला जी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये अवार्ड मिला उनको 1997 में। और सबसे जाते जाते ये गलत होगा अगर मैं इरफान खान का जिक्र नहीं करूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इरफान खान का जन्मदिन होता था 7 जनवरी को। उनको टोटल मिले हैं 6 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री तो मिला ही है,
उन्होंने एमए किया था जयपुर से। वो टायर बिजनेसमैन के फैमिली से थे और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। सीके नायडू ट्रॉफी में वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो एमर्जिंग प्लेयर्स अंडर 23 में सेलेक्ट हुए थे। वो अपने मामा से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे। उनके मामा उनको बहुत प्रेरित करते थे कि तुम्हें थिएटर करना चाहिए, और वो जोधपुर में थिएटर आर्टिस्ट थे। और उन्होंने एनएसडी दिल्ली से पास आउट किया 1984 में, और उन्होंने मीरा नायर की सलाम बॉम्बे मूवी से अपना डेब्यूट किया। बाकी तो आपको पता है कि वो कौन है, बहुत बड़ी हस्ती है। मैं तो हैं कहूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कहीं जाता है, सब आसपास ही हैं। तो इसके साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, और आज का पॉडकास्ट एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है, पर मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे ज़रूर बताएं आपको क्या फीलिंग हुई, क्या याद आया, क्या मैंने आपके आत्मा को कहीं ना कहीं छुआ। तो मुझे ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा। वापस मिलूँगी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। शुक्रिया। और अगर मुझे जो इतना लग रहा है जाते जाते, अगर ये भी लाइव था और अगर मैंने आपको वक्त नहीं बताया है, तो आज की तारीख है 9 फरवरी, वक्त हुआ है 1:07। बुधवार का दिन है और मैं हूँ नई दिल्ली से प्रीति पांडे। तो अलविदा करती हूँ, फिर मिलेंगे।